बताओ, इतनी रकम तूने कहाँ से ली थी? मोटी तोंद वाले एसएचओ ने उसकी राम कहानी सुनकर मूंछों को ताव देते हुए पूछा। माँ के कंगन बेचे थे, सोने के कंगन। अच्छा, जुआ खेलता है बेगैरत? एसएचओ धाड़ा। या जुआ? कैसा जुआ? वो हैरान रह गया था। तो क्या नशा करते हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा जुए या नशे से कोई तल्लक नहीं। इसका मतलब है औरत का शौक है तुझे? थानेदार ने मैनी को अंदाज में सर हिलाया। नहीं सर, फिर माँ के कंगन क्यों बेचे हैं? इस तरह के काम तो नशेई, जुआरी या औरत के शौकीन करते हैं। माँ ने खुद मेरे हवाले किए थे क्योंकि घर में पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा ठीक है, अपना पता नोट कराते जाना। जैसे ही रकम के बारे इत्तला मिली तुझे मतला कर दिया जाएगा। एसएचओ ने पुलिस वालों की अजली बेहसी का मुजाहरा किया और वो नीम दिली से अपना एड्रेस नोट कराकर बाहर निकल आया। उसकी उम्र की पूंजी लुट गई थी। ये 50,000 नहीं, उसकी माँ की आरजुएं, बाप की हसरतें, बहन की ज़रूरतें थीं। जेब काटने वाले को शायद पता ही न चला हो कि वो कितना बड़ा जुल्म एक ख़ानदान पर ढा चुका था। वो इन्हीं सोचों में गुम बेसमत चलता रहा, जहाँ तक कि बेख्याली में घर के दरवाजे तक आ पहुँचा। शायद लाशऊरी तौर पर उसे हौसले, तसल्ली और डांट की ज़रूरत थी। कुछ देर दरवाजे पर रुक कर वो पीछे मुड़ा। इस मरतबा उसका रुख अपने देरीना दोस्त शकील के घर की तरफ था। कोशिश के बावजूद वो अपने घर में दाखिल ना हो सका था। शकील का घर भी उसी महल्ले में था। दस्तक के जवाब में उसने ही दरवाज़ा खोला। अरे डॉक्टर इस्माइल शाह गाजी साहब, आज किधर रास्ता भूल पड़े? वो मैट्रिक तक क्लास फेलो रह चुके थे और मैट्रिक तक उसका इरादा डॉक्टर बनने का था। वो बाद में अखराजात की कमी की वजह से उसने कॉमर्स में दाखिला ले लिया था, लेकिन चंद करीबी दोस्त आज तक उसे डॉक्टर कहकर ही बुलाते थे। शकील का पुरजोश इस्तकबाल भी उसे जहनी तनाव से बाहर नहीं ला सका था। डॉक्टर साहब, खैर तो है? परेशान नज़र आ रहे हो। कौन है? खैर यार, तू तो सचमुच परेशान है। अंदर आओ, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। और वो सर झुकाए घर के अंदर दाखिल हो गया। अब बताओ क्या बात है? वो तल्खी से बोला। यार शकील, समझ नहीं आती, हम गरीबों की पैदाइश का मकसद क्या है? बचपन महरूमियों में गुजरता है, जवानी तल्खियों में, और बुढ़ापा अपनी औलाद को उन्हीं महरूमियों में मुब्तला देखने में जिससे बचपन में हम गुजर चुके होते हैं। डॉक्टर साहब, आज तो फिर बकरात बनने फिर रहे हो। शकील, ये हकीकत है, हमारे माशरे में गरीब सिर्फ जलने, कढ़ने और सिसकने के लिए पैदा होते हैं। शाह साहब, असल बात बतलाओ। माशरती नाहमवारी के ये लेक्चर इससे पहले भी कई मरतबा सुन चुका हूँ। असल बात ये है कि एम काम किए हुए 2 साल होने को हैं और अब तक बेरोज़गार हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास रिश्वत में देने के लिए पैसे हैं, ना ही कोई तगड़ी सिफारिश। आज अम्मी जान के कंगन बेच दिए ताकि किसी को हड्डी डालकर अपना हक हासिल कर सकूं, मगर जेब कट गई। अब समझ नहीं आ रही किस मुंह से घर जाऊं। अम्मी शायद अब तक मुसल्ले पर बैठी अपने बेटे की कामयाब वापसी के लिए दुआ गो हो। हालांकि उसे ये पता नहीं कि गरीबों की दुआएं सब्र का फरिश्ता वसूल करता है और बदले में सब्र की एक नई आजमाइश अता फरमा देता है। देखो इस्माइल, इससे पहले भी मैं कई मरतबा ये नसीहत कर चुका हूँ कि अगर अपनी तालीम के मुताबिक नौकरी ढूंढोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैंने मैट्रिक के बाद जब तालीम को खैर बात कहा था तो तुम्हें उस वक्त यही मशवरा दिया था कि कोई मजदूरी वगैरह करते हैं, मगर तुम ना माने। अब मुझे देखो, 6-7 साल हो गए हैं मजदूरी करते। अल्हम्दुलिल्लाह दाल रोटी चल रही है और अबू जान भी बुढ़ापे के दिन आराम और सुकून से गुजार रहे हैं, जबकि तुम्हारे वालिद साहब आज इस उम्र में भी चौकीदारी कर रहे हैं। तालीम के हसूल के लिए जो वक्त खर्च हुआ सो हुआ, अब तो अपने बूढ़े बाप के हाल पर रहम करो और जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती मेहनत मजदूरी कर लो। इससे ना तो तेरी शान में कमी आएगी और ना ही एम.कॉम की डिग्री पे कोई हरफ। यार वो बात की बात है, आज के मसले का क्या हल करूं? बहुत ही आसान हल है, घर जाकर बता दो नौकरी मिल गई है और कल से मेरे साथ स्टील मिल में चलो। काम सख्त है मगर ओवर टाइम लगा कर अच्छी दिहाड़ी बन जाती है।
مگر میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ اسماعیل نیم رضامند ہو گیا تھا۔ یہ کوئی ٹیکنیکل کام تو نہیں ہے، لوہے کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی ہے۔ ماشاءاللہ اچھی صحت کے مالک کو ابتدا میں یہ کام سخت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے۔ مجھے دیکھ لو، آج میرے لیے یہ روٹین کا کام ہے۔ کچھ دیر گہری سوچ میں گم رہنے کے بعد وہ آہستہ سے مستفسر ہوا۔ صبح کس ٹائم جاتے ہو؟ یہ ہوئی نا بات۔ شکیل خوش ہو گیا۔ صبح انشاءاللہ 7:30 بجے گھر سے نکلیں گے، 8 بجے تک وہاں پہنچ جائیں گے، اور فکر مت کرو، خدا نے چاہا تو تمہیں نوکری بھی جلد مل جائے گی۔ بقول شاعر، نجومی کیوں ہماری بد نصیبی بے چلاتے ہو؟ نجومی کیوں ہماری بد نصیبی بھی چلاتے ہو؟ پڑے ہاتھوں میں جب چھالے بدل جائیں گی ریکھائیں۔ نوکری ملنے کی خوشخبری سن کر اس کی ماں شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف بڑھ گئی۔ والد کا چہرہ بھی خوشی سے دمکنے لگا تھا۔ اس کا دل والدین کو خوش دیکھ کر مزید دکھی ہو گیا۔ اس نے رق سے سوچا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو نہ جانے ان پر کیا بیتے۔ کھانا کھا کر وہ جھوٹ موٹ سونے کے لیے لیٹ گیا، حالانکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی مزدوری نہیں کی تھی، نامعلوم ایک دم اتنی سخت مزدوری اس کا جسم برداشت کر بھی پاتا یا نہیں، مگر ایک بات طے تھی کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا۔ جب تک کوئی اچھی نوکری نہ مل جاتی، اسے یہ مشقت برداشت کرنا پڑتی۔ کمرے سے باہر والدین اپنے بیٹے کی حالت سے بے خبر مستقبل کے منصوبے بنانے میں مصروف تھے۔ سغرا خاتون بولی، میں تو سب سے پہلے اپنی ریحانہ کا جہیز بناؤں گی، وہ بھی بن جائے گا نیک بخت، مگر اس سے پہلے اسماعیل پتر کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو، ماشاءاللہ اب برسر روزگار رہے۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم ذرا ان پیسوں کی شیرینی پکڑ لاؤ تاکہ محلے کے بچوں میں بانٹ دوں۔ سغرا خاتون نے شوہر کی طرف پیسے بڑھائے اور وہ پیسے پکڑ کر سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ یہ ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے کہانی گھر چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔